आज से हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे हिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो आपका ऑप्शन है ए 350 AD, बी 1498 AD, सी 1530 AD, डी 1612 AD। तो इसका सही आंसर है 1498 AD। वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 AD में आया था। यदि आपसे तारीख पूछ ले तो 20 मई 1498 आप बता सकते हैं। आइए हम कुछ आगे तथ्य जानते हैं। वास्को डी गामा 170 दलों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ था। वो अपने साथ जो कार्गो लाए वो अभियान के खर्च से 60 गुना महंगा था। यूरोपीय नागरिक वास्को डी गामा साल 1797 में 8 जुलाई को यूरोप के सीधे भारत की पहली यात्रा पर निकले थे, जिसने दिखाया भारत पहुंचने का रास्ता। अरब सागर पार करने में उसे 27 दिन का वक्त लगा था। और फिर यहाँ से लौटते हुए भारत से कम उसके 30 साथियों की मृत्यु हो गई, जो कि वहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो इसलिए वास्को डी गामा के साथ जो लोग आए थे उसके साथी, तो उसमें से 30 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। यहाँ पे मच्छर उच्छर जो लगते हैं या फिर डेंगू वेंगू, उन लोग उतना नहीं सह पाते हैं। तो आप कुछ इस समय फिगर या फिर वर्ल्ड मैप से समझ सकते हैं पुर्तगाल कहाँ है, भारत कहाँ है, कालीकट कहाँ है। ये फिगर में आपको वास्को डी गामा का फ़ोटो देखने को मिल सकता है। पुर्तगाल से होते हुए वह सीधा कालीकट पे आया था, जिसने उसका स्वागत जमोरिन, एक वहाँ कालीकट का शासक था, उसने किया था। तो अब आइए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए डी अल्मेडा, बी अल्बुकर, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। आपको शायद इसका आंसर गेस करना चाहिए, और शायद ब्लू वाटर नीति आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है ब्लू वाटर नीति। तो इसका सही आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। इसका आंसर है डी अल्मेडा ए। ब्लू वाटर नीति की शुरुआत डी अल्मेडा ने की थी। ये रहा कुछ चित्र फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, जो कि ये अपने एक विचित्र पोशाक के कारण जाने जाते हैं। पतले से थे, जो कि दाढ़ी बहुत लंबी रखते थे। और कैसे मतलब ब्लू वाटर नीति की नींव रखी गई वहाँ पे, कैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने सारे लोगों को बुला के एक साथ इकट्ठा करके वहाँ पे ब्लू वाटर नीति लागू किया, जो कि 1505 ईस्वी में, शायद मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी, तो आप लोग गेस कर सकते हैं। ब्लू वाटर की नीति को विकसित करने का श्रेय भारत में पुर्तगाली स्वामित्व के प्रथम वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को दिया जाता है। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। इसे ब्लू वाटर नीति इसलिए कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग पहले समुद्र से यात्रा करना उचित समझते थे, और उस समय समुद्री यात्रा कुछ ज़्यादा ही प्रचलित थी। क्योंकि वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की तो उस समय यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। तो आप मैप में भी समझ सकते हैं कैसे कैसे वास्को डी गामा भारत में आया, पूरा अफ्रीका घूमते हुए। उसने तो 1497 में चला था वहाँ से अपना दस्ता लेके, और 1498 में पहुँचा था। तो यह पूरा जो लड़ाई थी, तो वो समुद्र को अपना अधिकार करने के लिए वो सब लड़ाई होती थी पहले।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, जो कि ये है यूपीपीसीएस के 1990, 1993, 2000 के प्री एग्ज़ाम में भी सवाल क्वेश्चन कर चुका है। तो आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर सी जमोरिन। तो वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट पर जमोरिन ने किया था। बहुत ही भव्य स्वागत किया था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 1992, 1995 में आ चुका है। आप फोटो में देख सकते हैं वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए जमोरिन ने कितना अच्छे से पूरी व्यवस्था की थी, जो कि वास्को डी गामा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और जमोरिन ने ये सोचा था कोई विदेशी व्यापारी आया है जो कि उसको बहुत धन दौलत शोहरत बहुत कुछ देगा और उसके साइड से उसका सपोर्ट करेगा उसे आगे जाने के लिए। और जमोरिन ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था, और इसी कारण जो कि वास्को डी गामा को वहाँ से मसाले वसाले ले जाने के लिए बहुत आसानी था। तो आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर, सी बार्थोलोम्यू डायस, डी जॉर्ज आक्सर्डन। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर है बी अल्बुकर। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर था, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। अल्बुकर को बहुत ही बुजुर्ग था, जो कि बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता। अल्बुकर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा की विजय के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना के प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण किया था? तो आपके ऑप्शन है अजीदीव में, बी कन्नौर में, सी कोचीन में, डी गोवा में। तो आपके ऑप्शन हैं सी कोचीन में, जो कि पुर्तगालियों ने अपने प्रथम फैक्ट्री या फिर दुर्ग जो कि कोचीन में स्थापित की थी, जो कि बहुत बड़े मात्रा में वह प्रथम फैक्ट्री या दुर्ग अपना स्थापित किया था। आप कोचीन को भारत के मैप में देख सकते हैं कहाँ पे है। भारत में उस टाइम लगभग 1503 में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह थे, जिसमें से कोचीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो कि बहुत महत्व रखता था। जो भी व्यापारी विदेशी व्यापारी आते थे तो वह कोचीन ही आते थे, जो कि केरल के तट पे स्थित है, जो कि भारत के दक्षिण में है। इस समय गवर्नर कोई नहीं था। तो आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी ए बांदेल, बी चिंसोरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो आपको इसका आंसर देना चाहिए आपके ऑप्शन सी, जो कि हुगली, जो कि करेक्ट है। बंगाल में की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। जो आपको हुगली
भारत के मैप में कोलकाता में इस समय है, जो कि आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से संत गांव और चट गांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, जो कि आप फैक्ट्री देख सकते हैं, जो कि पहले के लोग पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री बहुत बड़े मात्रा में स्थापित करते थे। आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए, जो कि आपको एक कहानी के माध्यम से समझ में आएगी सारी चीज़ें। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासेस हम लाएंगे। आई नो कि अभी हम थोड़े से बोल नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, आप लोग को आई होप कि थोड़ा बस आप सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, धीरे धीरे हमें चीज़ें आ जाएंगी। तो और आइए हम आगे जानते हैं इसके बारे में। इसके पास संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की गई, जैसे चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, इसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। आपको ध्यान देना चाहिए, सतगांव का जब पतन हुआ तो उसके स्थान पर हुगली आ गया। चिंसूरा में डचों ने गुणसूत्रवा किले का निर्माण किया और श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र बन गया। श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख स्थान या प्रमुख केंद्र बन गया। आइए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयन, जाब चारनाक, गैरोल्ड अनगियार, विलियम नॉरिस। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप दे सकते हैं। इसका आंसर है बी, जाब चारनाक, जो कि कलकत्ता का संस्थापक था, जाब चारनाक। आइए हम आगे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़ें। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली का स्थान पर सोतुती अथवा सोतनौती कलकत्ता स्थान को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की, जो कि 1990 में कोलकाता की स्थापना हुई, जो कि आप याद कर सकते हैं कि कोलकाता की स्थापना कब हुई। तो आप 1990 में इसे याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाल ने, डच ने, फ्रेंच ने, डेनिश ने। आपका ऑप्शन है बी, डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी, जो कि 1700 शताब्दी में आरंभ की थी। हाईलैंड एक शक्तिशाली राज्य नहीं था बना था उस समय, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। उस समय डचों की कितनी बड़ी प्रभुत्व थी भारत में, जो कि वह बहुत बड़े मात्रा में अपने जहाज, अपना दस्तावेज को लेके आया करते थे। उस समय समुद्र में व्यापार और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी समुद्री मार्ग से, क्योंकि स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करते थे वो अफ़गानिस्तान जो आज के डेट में है उन्होंने बंद कर दिया था, और उनसे वो धार्मिक कर और फिर बहुत सारे कर को वसूला करते थे। इसीलिए वो उन लोग ने मतलब उधर से आना बंद कर दिया, इसीलिए समुद्र मार्ग की खोज भी हुई। यदि अगर उन्होंने ज़्यादा कर नहीं लगाया होता तो समुद्र मार्ग की खोज नहीं होती। आप देख सकते हैं संयुक्त फैक्ट्री को किस तरह से स्थापित किया गया था, कितने बड़े मात्रा में। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हाईलैंड एक शक्तिशाली राज्य उस समय नहीं बना था, जिसके केंद्र सरकार शक्तिशाली हो, इसलिए इसी
इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड हाईलैंड का संयुक्त रूप स्पष्ट नजर आता है। 1602 में डच हाईलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1602 में डच हाईलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बिना प्रस्ताव के कोई भी कंपनी पहले पारित नहीं होती थी, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे वो भारतीय कोई कंपनी हो। तो उसी पे एक नाम दिया गया द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप देख सकते हैं इसका लोगो है। और डच लोग पहले लोगो अपने फ्लैग, जो कि आज हम लोग अपने फ्लैग को बहुत मान्यता देते हैं। आप रसिया के युद्ध में आप देख सकते हैं फ्लैग का कितना बहुत बहुत ज़्यादा महत्व था, जो कि रसिया के लोग थे, जो रसिया के सैनिक थे, उन्होंने इंडियन फ्लैग को देखते थे तो वो उन पे कोई एक्शन नहीं लेते थे, उनको हेल्प करते थे और उन्हें जाने देते थे। आप देख सकते हैं भारत में यूरोप शक्ति का आगमन पहले पुर्तगाल 1498, डच 1596, अंग्रेज 1599, डेन 1620, फ्रांसीसी 1664 में आए। ये आप लोग क्रम याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ये क्रम पूछने को आता ही आता है। तो आप लोग इसे सीरियल वाइज से याद कर सकते हैं। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जो कि इसका उल्टा क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है हमसे एग्ज़ाम में, जो कि मिलान के दृष्टिकोण से आता है। आइए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उनसे अच्छे वेतन देता था, अपनी सेना सेवा में लगा लेता था। संयुक्त में से तीनों डी उपयुक्त में से तीनों, जो कि सही है, इसका आंसर तीनों सही थे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई। 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि कैसे एक कंपनी स्टार्ट की जाती थी, कितनी सेनाएं लगती थी, उनके लोगो क्या थे। तो कुछ इस प्रकार थे। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, डी ओस्टेंड कंपनी। इसका आंसर है ए, लीवेंट कंपनी, जो कि भारत से अपना अधिकार पत्र प्राप्त कर ली। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडिया, इतना बड़ा नाम था, को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया 1709 के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ आगे। तो ये रही आपकी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि आप देख सकते हैं वो कैसे दिखती थी। नाम से तो पता चलता है भाई बहुत सुंदर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। हम
और भी अच्छी क्लासेस लाएंगे। आई नो कि आप लोग को थोड़ा सा मेरी आवाज़ को समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आई होप कि अभी मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आगे हम धीरे धीरे इसे और अच्छा कर लेंगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से हम एक पेड़ को लगाएंगे, जो कि हम जब पेड़ लगाएंगे तो उन्हें आपको लगाते हुए ज़रूर दिखाएंगे। तो हिस्ट्री की और भी अच्छी क्लासेस हम लाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा और इससे हमें और मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एक पेड़ लगाया जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है ए, अकबर, जो कि उस समय बादशाह अकबर थे। लंदन के में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह अकबर थे, जो कि एक महान बादशाह थे। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इस व्यापारियों के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय में 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया। इस नाम का गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो आप देख सकते हैं अकबर की फ़ोटो, जो कि बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया रखा गया। बाप रे, इतना बड़ा नाम। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपका हमें बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपको क्लास आई होप कि अच्छी लग रही होगी। आप स्टॉप करके क्लासेस को अच्छे से, जो ये सब डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो एक दो बार तो आपको चीज़ें सब याद हो जाएंगी। आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है बी, जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम स्थायी कारखाना बना था उस टाइम। तो आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। जहांगीर का मकबरा शहादाबाद, लाहौर, पाकिस्तान में है। भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ 24 अगस्त 1608 को सूरत के तट पर आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज़, उसका नाम था हेक्टर, जो कि नाम पूछने को आ जाता है। जहाज़ के कैप्टन हॉकिंस थे, लेकिन उन्हें जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। 1615 में ब्रिटिश में थॉमस रो आए। उन्होंने मुगलों से डील कर भारत में व्यापार करने की शुरुआत की, जो कि थॉमस रो ने ही व्यापार को बढ़ाया और वहाँ के शासक बादशाह जो उस टाइम थे मुग़ल के, उनसे काफ़ी संधि की और काफ़ी उनसे बातचीत किया और उन्हें काफ़ी लालच दिया बादशाह को, और उन्होंने कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी। अकबर ने नहीं दिया तो उनके बेटे ने दे दिया। तो अकबर महान इसीलिए कहाए जाते थे। आइए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। भारत में 1603 ईस्वी में अंग्रेज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। इसका आंसर है डी, सूरत। आपको आई होप कि इसका आंसर पता रहा होगा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुग़ल दरबार
1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं था, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए थे, जो कि आप मैप में देख सकते हैं सूरत कहाँ है। तो 1611 में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वालीन पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भय किया था तथा वहाँ के सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना कर ली, जिससे कि उन लोग को आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। आगे आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों में, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। तो इसका सही आंसर है डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपको क्लासेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से हम एक पेड़ लगाएंगे। आप वर्ल्ड के मैप में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उस टाइम पुर्तगाल कहाँ पे था, और पुर्तगाल काफ़ी विकसित देश था उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। पुर्तगाल से ही अनेक देशों की खोज हुई है, जैसे अमेरिका, भारत और भी सारे कई देश हैं जो कि पुर्तगालियों ने काफ़ी बड़े मात्रा में देशों की खोज की थी। ऐसा नहीं है कि पहले वो देश नहीं थे। आइए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? आंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गियर, सर निकोलस वेट। इसका करेक्ट आंसर है बी, सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब ने इनको भारत से निष्कासित कर दिया था, जो कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा था तथा उनको मतलब पूरी तरीके से पूरा घेरा था। तो मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयत्न किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। उस टाइम औरंगजेब काफ़ी बहुत बड़ा शासक था, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही विशाल अपनी सेनाएं लेके हमेशा चलता था। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब करिएगा। हम एक पेड़ लगाएंगे और आगे अपडेट लेने के लिए आपको जल्दी से हमारी क्लासेस आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा और प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब करिएगा। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आगे क्लासेस देखने को मिलेंगी और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी एनिमेशन क्लासेस ला रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा देख के। आइए हम आगे क्लास पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदी, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका सही आंसर है डी, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज
कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार पहले के युद्ध हुआ करते थे, जो कि बड़ी बड़ी जो समुद्री जहाज़ थे उनसे युद्ध लड़ा जाता था, जो कि जो विदेशी थे, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जो कि वह अपने दस्ता लेके, अपने बहुत सी सेनाएं लेके विदेश से लेके आते थे। वो बहुत ज़्यादा ही कुशल हुआ करते थे। वो सारे हथियार को चलाने में निपुणता प्राप्त थी, उनको पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई होती थी, तो वहाँ की जो सरकारें थी उनको भेजा करती थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर, वारेन हेस्टिंग। इसका आंसर बी सही है, डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में जी.बी. मालवीय ने लिखते हैं कि उसकी योजनाएं इतनी प्रभावशाली थी, उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वरक बनाया तथा वह क्षमता जो उसके दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों जो थे और उसके अत्यधिक लाभ उठाया। मतलब वो उसके जाने के बाद जो भी उसके आसपास रहते थे उन्होंने सब उसका जो सारी भूमि, सारे जिससे वह जोता बोआ करता था, उससे पूरे जितना मुनाफा हुआ उसके सारे दोस्तों ने, उसके आसपास के जो हित वाले थे, उन्होंने सारे उसका लाभ उठा लिया, बहुत ही बड़े मात्रा में लाभ उठाया। आइए आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोची, कासिम बाजार। इसका आंसर है ए, सूरत में। पहला कारखाना सूरत में फ्रांसीसियों ने लगाया। और लुई 14वें के मंत्री कार्बर द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटेड लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। लुई 14वें के मंत्री, मतलब उस समय जो भारत में व्यापार चलते थे उस समय लुई 14वां भी उनके मंत्री जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लो, मजारे, काल्बर्ट, फ्रैंको, मार्टिन को। ऑप्शन सी, काल्बर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, जो कि 1664 ईस्वी में इन कंपनी के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता था। काल्बर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश ओरिएंटेड लेस की स्थापना हुई। उसे ही भारत की फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बाप रे, ऐसे ऐसे नाम हैं कि पता नहीं कैसे पहले के लोग लेते थे।
हमें लग रहा है हमारे देश के लोग तो इस कंपनी का नाम भी नहीं लेते होंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम होता था। कंपनी देश इन देश ओरिएंट लेस लेस कंपनी का नाम ही है। आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है बंदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। आपको आंसर आता है तो आप एक बार सोच सकते हैं। बी, चिनसुरा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बी, चिनसुरा। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। मतलब बालासोर वो आ गए। आप मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से नहीं चला और उन्होंने 1653 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ। जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की तो 17वीं शताब्दी में समाप्त होने तक डच कंपनी काशी बाजार, पटना, ढाका, मालदार, बालासोर आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। मतलब पहले ही ये सारी जगह पे डचों ने अपने कंपनी को स्थापित कर लिया था। कब? 17वीं शताब्दी में। किस वर्ष में? 1653 ईस्वी में। इसकी स्थापना पिपली में हुई। कब? पहली बार 1627 में। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी अपनी कंपनियों को यह स्थापित करते थे। जो विदेशी कंपनी थी वो काफ़ी फास्ट थी, वो काफ़ी ग्रोइंग कंपनी थी, जो कि आज भी आप करंट से में देख सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सारे क्या हैं? विदेशी कंपनी हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। हमारी देश के ऐप्स को कोई बढ़ावा ही नहीं देता है तो क्या होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? तो इसका कारण है अंग्रेज की फौज काफ़ी शक्तिशाली थी। इसका ऑप्शन बी सही है। फ्रांसीसी की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। इसके कारण भाई वो हार गए। अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली सेना थी, मतलब दूसरों की ओर। भाई प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी हों। हम और नेक्स्ट क्लासेस जल्दी लाएंगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हम एक पेड़ लगाएंगे, जो कि हम इस अभियान के साथ चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया होगा कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब पे एक पेड़ लगाए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को क्लासेस समझ में आई होगी। जहाँ नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा और हम क्लासेस को और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और हम अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, उसे जल्दी से जल्दी ही मतलब अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।